गुड मॉर्निंग। हाँ, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, सीधी सादी परिभाषा आएगी। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्या परिभाषा देखिए, क्या परिभाषा है क्रिया की? वे शब्द जिनके द्वारा किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कैसे देखो, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए क्या काम कर रहा है? पढ़ना। समझ गए मेरी बात को? पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या हो गया? क्रिया। वे शब्द जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो यार रमेश क्या काम कर रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। सिंपल बात है। जहां किसी काम का, देखो रमा खाना बना रही है, तो यहां पर क्रिया क्या हो गई? बनाना। बनाना क्या हो गई? क्रिया। समझ गए? सुरेश दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या हो गई? क्रिया। समझ गए मेरी बात को? वे शब्द जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर आगे देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। भाई कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले तो क्रिया की क्या परिभाषा बतानी है आपको? जहां किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हो रहा है या कोई कर रहा है तो वो क्या होगी? क्रिया। लेकिन कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो देखो कितने भेद है? दो। नंबर एक अकर्मक क्रिया और नंबर दो सकर्मक क्रिया। और नंबर दो क्या है? सकर्मक क्रिया। ये है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? दो, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक क्या है? तो देखिए, जिसमें क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ेगा उसे तो हम अकर्मक कहेंगे,
और जहां कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा उसे सकर्मक कहेंगे। कैसे, तो हम पहले इसे डीपली लेते हैं। देखो, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। किस प्रकार, तो देखो मैं समझाता हूं। जिस क्रिया के व्यापार का फल, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधा किस प्रकार पड़ेगा, तो देखो जैसे देखना, राजेश पढ़ रहा है, राजेश पढ़ रहा है। तो देखिए, अब पढ़ना क्या है? अब पढ़ना तो क्या है? क्रिया, और राजेश क्या है? कर्ता। सीधा क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है? राजेश पर। सीधी सादी बात। अब देखिए, एक और लिखते हैं अपन, सुरेंद्र जा रहा है। अब जाना तो क्या है? जा रहा है। अब जाना तो क्या है? क्रिया। समझ गए? क्रिया। और सुरेंद्र क्या है? कर्ता। तो देखिए, यहां क्रिया का सीधा प्रभाव कहां पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। अब आप इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं, कौन और क्या। कौन राइट और क्या रॉन्ग हो, वो तो होगी अकर्मक। कौन राइट और क्या भी राइट हो, वो होगी सकर्मक। इसका एक और ट्रिक है ये। अब देखिए, कौन पढ़ रहा है? राजेश। क्या पढ़ रहा है? जवाब नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। कौन जा रहा है? सुरेंद्र। क्या जा रहा है? जवाब नहीं मिल रहा है। समझ गए? जैसे एक और अपन लिख दें, देखो, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। अब ये कौन सी क्रिया है? आकाश में चिड़िया उड़ रही है, कौन सी? देखो, अकर्मक क्रिया। क्यों है अकर्मक? ध्यान लगाओ, कौन उड़ रही है? चिड़िया। क्या उड़ रही है? तो क्या कहां नहीं होगा, क्या क्या उड़ रही है? जवाब मिल रहा है? नहीं, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। तो मेरी बात समझ गए हो? सिंपल परिभाषाएं,
वे सब जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर है? राम पढ़ रहा है तो पढ़ना क्रिया है, क्योंकि कोई काम हो रहा है या कर रहा है। क्लियर है? फिर आएगा कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। समझ गए? ये लिखी मैंने अकर्मक क्रिया। तो देखिए अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है? जिसमें क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर, कर्म नहीं होगा। राजेश पढ़ रहा है तो पढ़ना क्रिया, कौन पढ़ रहा है? राजेश। क्या पढ़ रहा है? जवाब नहीं मिल रहा है, अकर्मक है। समझ गए? आकाश में चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रही है? चिड़िया। क्या उड़ रही? जवाब नहीं मिल रहा है, तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। जब कौन और क्या में क्या का जवाब नहीं मिले तो शॉर्ट में तो आप पहचान लेना वो हमेशा कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। क्लियर? ओके, फिर हम लेते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्रिया के व्यापार का फल, क्या लिखाया? व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कौन और क्या दोनों का जवाब मिलेगा, क्या का, वो होगी सकर्मक क्रिया। कैसे? देखो, जैसे दिनेश पुस्तक पढ़ रहा है। दिनेश पुस्तक पढ़ रहा है। दिनेश क्या हो गया? कर्ता। पुस्तक उसका क्या हो गया? कर्म। और पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। समझ गए? जैसे मैं लिख दूं, सुरेश घर जा रहा है, या अपन ये ले लेते हैं। देखिए सुरेश, ध्यान से देखना, सुरेश फुटबॉल खेल रहा है। देखना, फिर आपको सब एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया क्रिया। देखिए अब मैंने यहां पर क्या लिखा है? कर्ता, कर्म और क्रिया। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी, याद है? तो याद है? कौन और क्या दोनों का जवाब मिले वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। ध्यान से देखो, दिनेश पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? दिनेश। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। मेरी बात समझ रहे हो? कौन खेल रहा है? सुरेश। क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो जहां पर, मेरी बात समझ लेना, जहां पर
क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अंतर समझ गया अकर्मक सकर्मक? क्लियर है? तो अपन अगला लेते हैं। देखो पहले समझाता हूं। पहले क्रिया की क्या परिभाषा है? तो सिंपल परिभाषा है, वे सब जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्लियर है? फिर आते हैं अकर्मक क्रिया क्या है? तो जिसमें क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और वे शब्द जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? तो देखो, रमेश पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? रमेश। क्या पढ़ रहा है? कौन और क्या का जवाब नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। और फिर आएगा कौन पढ़ रहा है? रमेश। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। रमेश पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। समझ गए? तो जहां कौन और क्या का जवाब नहीं मिले वो होगी अकर्मक क्रिया, और जहां कौन और क्या का जवाब मिले वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। क्लियर है? अकर्मक और सकर्मक, कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो अब आगे देखो, हम एक और क्रियाएं अलग होती है, एक प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। प्रयोग और संरचना के आधार पर भी क्रियाएं होती है। कैसे होती है तो मैं बता देता हूं। एक क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? वो तो है कर्म के आधार पर, अकर्मक और सकर्मक। प्रयोग और संरचना के आधार पर भी अलग क्रियाएं होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए, जिसमें क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। तो क्या होगी परिभाषा? जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे मधु नौकरानी से काम करवाती है। मालिक नौकर से घास कटवाता है। देखिए, अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कर्ता कौन है? ये मधु या मालिक। अब काम कौन कर रहे हैं? इसमें नौकरानी, इसमें नौकर। तो जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, कौन? देखिए, अब यह काम कौन? मधु करवा रही है, कर्ता स्वयं नहीं कर रही। किससे करवा रही है? नौकरानी से।
यहां मालिक किससे काम करवा रहा है? नौकर से काम हो रहा है, लेकिन कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया की देखिए, अकर्मक सकर्मक अलग है। अकर्मक में तो जिसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक में जहां क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया की सिंपल परिभाषा है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। अब आगे देखो, एक क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की क्या परिभाषा होगी? जहां पर दो क्रिया संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं, देखो परिभाषा। जहां पर दो क्रियाएं संपन्न हुई हो, दो क्रियाएं संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कैसे, देखो, जैसे आर्यवीर पढ़कर सो गया। आर्यवीर पढ़कर सो गया, ये भी क्रिया, सोना और पढ़ना भी क्रिया। तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए, जहां पर दो क्रिया संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखो, यहां पर दो काम हो रहा है। अभी वो कौन सा काम कर रहा है? सोने का। लेकिन इससे पहले भी उसने काम किया है, कौन सा? पढ़ने का। पहले पढ़ा है, फिर सोया है। दो क्रियाएं बता रहे हैं। तो दो जहां पर क्रियाएं हो तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जहां दो क्रियाएं संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? फिर आते हैं, एक और क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ धातु है वो क्रिया का एक रूप है। लेटना, लेट। अब देखो, इसमें दो काम थे, पढ़कर सो गया तो पढ़ना और सोना। लेकिन लेट गया तो क्रिया तो एक ही हो रही है, लेटना, लेकिन धातु कितने? दो, लेट और गया। समझ गए? तो संयुक्त क्रिया की क्या परिभाषा होगी? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा होगी? दो या दो से अधिक धातुओं के धातु कहते हैं क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी
योग से बनी क्रिया को, योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे देखना, राजू चारपाई पर लेट गया, लेट गया। आकाश में चतुर्थी का चांद, आकाश में चतुर्थी का चांद दिखाई दिया। अब देखना, लेट धातु, ये दे धातु, और ये दोनों जब बनी तो वो क्रिया कहलाती है संयुक्त क्रिया। देखिए, दो या दो से अधिक, अब धातु होती क्या मैं समझा भी देता हूं, यदि किसी को कंफ्यूजन भी है तो बता देता हूं। देखो, ये तो हुई धातु, ये हुई क्रिया। देखना, पढ़ धातु, पढ़ना क्रिया, लेट धातु, लेटना क्रिया, खा धातु, खाना क्रिया, जा धातु, जाना क्रिया। मेरी बात समझ गए हो? जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु है, वो भी क्रिया, वो क्रिया का मूल रूप है। अब देखिए, तो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु। अब देखना, यहां लेट और गया, पूर्व कालिक में दो क्रियाएं थी, धातु नहीं थी। पढ़ना, पढ़कर सो गया, तो सोना भी क्रिया और पढ़ना दोनों काम अलग है। यहां काम एक ही हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? लेटने का। लेकिन धातु कितने? दो, लेट भी धातु, गया भी धातु। तो जब दो धातुओं से बनी तो इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। आकाश में चतुर्थी का चांद दिखाई दिया, दिखाई दिया मतलब देखना, क्रिया तो एक ही हो रही है, देखने का, लेकिन धातु क्या है? दिखाई भी धातु और दिया भी धातु। तो दो धातु बनी तो ऑटोमेटिक क्या बन गई? संयुक्त क्रिया। समझ गए मेरी बात को? ये हो गया। तो पहले हम लेते हैं क्रिया। तो देखिए, वे सब जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। रमा खाना बना रही है, बनाना क्या है? क्रिया। सुरेश दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? क्रिया। फिर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कितने बताए? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर देखिए, फिर आता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। रमेश पढ़ता है, कौन और क्या में से क्या का जवाब नहीं मिले वो अकर्मक क्रिया। रमेश पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? रमेश, जवाब नहीं मिला। देखो यहां सुरेंद्र जा रहा है, कौन जा रहा है? सुरेंद्र, क्या जा रहा है? जवाब नहीं मिल रहा है। आकाश में चिड़िया उड़ रही, कौन उड़ रही है? चिड़िया, क्या उड़ रही? जवाब नहीं मिला। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। और दूसरी है सकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कौन और क्या दोनों का जवाब मिलेगा। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? राम, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। समझ गए? रमेश विद्यालय जा रहा है, कौन जा रहा है? रमेश, क्या जा रहा है? जवाब मिला क्या? तो अकर्मक। लेकिन मैं ये लिख दूं कि सुरेश फुटबॉल खेल रहा है, कौन खेल रहा है? सुरेश, क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो जहां क्या का जवाब मिले, जैसे मैं ये बता दूं सुरेश रो रहा है, कौन रो रहा है? सुरेश, क्या रो रहा है? अकर्मक, क्योंकि क्या का जवाब ही नहीं मिला। जहां क्या का जवाब नहीं मिले वो हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, और जहां क्या का जवाब मिले वो हमेशा होगी सकर्मक क्रिया। अब कर्म के अलावा प्रयोग और संरचना के आधार पर भी क्रियाएं होती है। जैसे पहले मैंने बताई प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता, जो काम करने वाला होता है, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है
उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब मधु नौकरानी से काम कराती है, काम कौन करी? नौकरानी। काम करवा कौन रही? मधु। समझ गए? मालिक नौकर से घास कटवा रहा है, काम कौन कर रहा है? नौकर। करवा कौन रहा है? मालिक। तो जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। फिर होता है पूर्वकालिक क्रिया, जहां पर दो क्रियाएं, धातु नहीं, दो क्रियाएं संपन्न हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। रमेश पढ़कर सो गया, अभी कौन सा काम कर रहा है? सोने का। लेकिन जिसने एक काम और पहले किया था, कौन सा? पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पर देखो, आर्यवीर पढ़कर सो गया, अभी सो रहा है, पहले कौन सा काम कर रहा था? पढ़ने का। तो कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। फिर है संयुक्त क्रिया, जहां दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो धातुएं, क्रिया एक होगी, धातुएं दो होगी। जैसे देखो, राजू चारपाई पर लेट गया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो लेट धातु, गया धातु, तो दोनों से बनी वो क्या बनी? संयुक्त क्रिया। आकाश में चतुर्थी का चांद दिखाई दिया, तो दिखाई धातु, दिया धातु, इन्हें मिलकर क्या बना? क्या कौन सी क्रिया बनी? संयुक्त क्रिया। इस प्रकार हमने पढ़ा है क्रिया की परिभाषा, कर्म के आधार पर भेद, अकर्मक, सकर्मक और प्रयोग और संरचना के आधार पर भी उनके भेद होते हैं, जिसमें पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ी है। तो इसी के साथ आपका क्रिया का चैप्टर समाप्त होता है।